हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लोग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है आइए जानते हैं। एक हम बार मैग्नेट ले लेते हैं। मान लिया हमने बार मैग्नेट लिया, इसमें दो पोल होते हैं। जाहिर सी बात है, दो डाइपोल लिखा है तो मतलब हमें दो पोल लेना है, यानी कि दो पोल होने जरूरी है। अब इन दो पोल की कुछ अपनी स्ट्रेंथ होती है, प्लस माइनस, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट। भाई इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ होती है, जाहिर सी बात है। और ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, एल डिस्टेंस पे हमें सेपरेटेड होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। ये कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल का सेंस है कि मान लेते हैं कि इसको हमने बी से आधा कर दिया, बी से आधा कर दिया तो आप कहो सर ये एन है और ये एस है। सर लीजिए, हम मोनोपोल में कर दिए हैं। ओ भैया, कभी भी ये डाइपोल नहीं हो, सॉरी मोनोपोल नहीं होगा। ये मैग्नेट की ये खासियत है कि ये जहां पे नॉर्थ है तो ये जैसे बी से आपने काटा, यहाँ पे ये साउथ पोल बना देगा। क्या बना लेगा? साउथ पोल बना लेगा। लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका जरूर होगा, ये भी जान लीजिए। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अब देखो मैग्नेटिक पोल पढ़ ले, अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एम इज इक्वल टू एम एल। ये क्या है साहब? ये है मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इनटू द इफेक्टिव लेंथ। ये है क्या है हमारा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जहां पे भी आपको दो पोल दिखे, कुछ लेंथ दिखे और उनकी कुछ स्ट्रेंथ दिखे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहां पे होगा? जहां पे आपकी स्ट्रेंथ इनटू लेंथ आपको दिया होगा, वो भी वेक्टर फॉर्म में। इसमें वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो करंट सर्कुलर लूप है, ये एक कैसा एक्ट कर रहा है? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों भैया ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? देखते हैं। अगर हम इसमें करंट दौड़ाते हैं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में दौड़ाते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने, करंट हमारी उधर को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड है, यानी कि बाहर को आ रही है। ये डॉट हमने बाहर को लगा दिया भैया ये। तो अब मुझे बताओ, यहां से जब मैग्नेट निकलती, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कहां से कहां तक निकलती हैं? नॉर्थ से जाकर जाती हैं, साउथ में जाती हैं। और अंदर कहां से जाती है? साउथ से लेकर के नॉर्थ को जाती हैं। किधर को जाती हैं? साउथ से लेकर के नॉर्थ को जाती हैं। हाँ, एक बात और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। भैया अभी यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी तो निकालेंगे, तो हमें ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर को आ रही है, यानी कि बाहर को अगर आ रही है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो भाई हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल बन रहा है। नीचे से देखेंगे तो हमारा साउथ पोल बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल बन रहा है, नीचे साउथ पोल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया? डाइपोल बना, दो पोल बन गए भाई, डाइपोल बन गया। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे होगी? स्ट्रेंथ, अब ये जो करंट हमारा आई है, अगर आई को हम बढ़ा देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका एरिया हम बड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उसका दायरा और बढ़ जाएगा भाई। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कॉइल भी इंक्रीज कर देते हैं, कॉइल इंक्रीज कर देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, इसकी सारी कंडीशंस तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लगेगा। तो ये कैसा एक्ट कर रहा है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा यहाँ पे, वो क्या होगा? वो यहाँ पे होगा IA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका
एरिया है, इफेक्टिव कैरीज मतलब जियोग्राफिकल जो एरिया है यहाँ पे वो क्या है, ए है हमारा, और करंट जो है हमारा कह सकते हैं कि आई है। अब यहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि सर इफेक्टिव लेंथ देखेंगे, तो इफेक्टिव लेंथ भी यार इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, जो आर होगा हमारा वही इफेक्टिव लेंथ होगा हमारा, क्या सकते हो हमारा, वही हम लेंथ भी ले सकते हैं आगे चल करके। तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, करंट सर्कुलर लूप के लिए। अब इसकी हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन किधर को किधर से होगी, इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि जिस तरह से करंट जा रही है, जिस तरफ से करंट जा रही है उसको क्या करो, मतलब राइट हैंड अपना लो, जिस तरफ से आपकी करंट जा रही है उसको क्या करो, कर्ल करो, फिंगर्स को उस तरफ ले जाओ। तो हमारी जो मैग्नेटिक करंट है किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ऐसे ही तो जा रही है ना, देखो ऐसे कल करके जा रही है। अब ये क्या है, थंब हमारा क्या शो करेगा, थंब हमारा शो करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को शो करेगा बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब हम लोग इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और अगर भाई ये तो एक लूप की बात हुई, मान लेते हैं 3-4 कॉइल हो यहाँ पे, सॉरी लूप कह रहा हूँ, यहाँ पे 3-4 कॉइल हो, तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसको NIA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, NI। और ये N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, या कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स। बस एकदम सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, इतना ही है और इससे ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो ये निकल करके आ गया, इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई, साउथ से लेकर के नॉर्थ को हमेशा जाएगी ही जाएगी। तो इसको आप छाप लें, मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ। तो अब हम लोग ये नया टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि करंट लूप जो होता है, सर्कुलर करंट लूप होता है, उसमें जो कह सकते हैं कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं। लेकिन अब ये जो है हमारा क्या है टॉपिक, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसका है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल, हमें कह सकते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज निकालना है। अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे थे, जो पिछला हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो कह सकते हैं कि वो एक मॉडल था, एक नॉर्मल चीज थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट था बस। इसको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट ही कह सकते हो, क्योंकि ये इससे हम लोग जो है एग्जैक्ट एक वैल्यू निकाल सकेंगे, एग्जैक्ट एक कह सकते हैं कि पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये कैसे होगा, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, बोर्स हाइड्रोजन मॉडल उठा लिया। क्यों, क्योंकि भाई उसी तरह है, सिमिलर है, सिमिलैरिटीज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए था जो कि मूव कर रहा हो। तो हमने देखा कि बोर्स का एक मॉडल है हाइड्रोजन वाला, तो हम लोग वही उठा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने ही दिया, और इनकी मदद से ही क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में हम लोग पहुंच पाए हैं। क्वांटम फिजिक्स कह सकते हो कि एकदम डीपली छोटी से छोटी चीज आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने एंटमैन मूवी देखी होगी, तो एंटमैन मूवी पहली वाली पार्ट जब देखेंगे तो वहां पे आप वो जाता है क्वांटम स्पेस में जाता है वो। तो कह सकते हैं कि इसकी मदद से, वो बोर्स जी की मदद से हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, यानी कि वही उसी गहराई तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तभी वो एंड में हमको वो सारी चीजें दिखाई दी गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक से ना भटकते हुए यहाँ पर क्या आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मॉडल लिए। हाइड्रोजन मॉडल में भैया एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूम रहा होता है किसके बीच, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब ये जब घूम रहा होता है तो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ये क्या हुआ भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके ठीक अपोजिट एक करंट जाएगा। इसके अपोजिट क्यों होता है ये भी आप लोग जानो। आज पहली बार, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनका मानना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, यानी कि पॉजिटिव से निकलते थे, तो उन्होंने क्या बना दिया, डायरेक्शन इधर से बना दी। उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस एडवांस होती गई, जैसे जैसे नए ऑपरेटर्स आते गए, तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। तो भाई जो आज के साइंटिस्ट थे उन्होंने
इसको सही नहीं किया, उसको बता दिया कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट बता दिया, फ्लो ऑफ करंट बता दिया, और बोला कि जो हमारा एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से मूव कर रहा होता है, यहाँ से मूव कर रहा होता है। तो इन लोगों को बोल दिया कि कन्वेंशनल, जो कि पहले से चला आ रहा है उसी को चलने दो। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे आई ले लिया, जो कि इस तरफ मूव कर रहा है। जब आई लिया तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चार्ज है, तो चार्ज है तो हमारा आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है, ई बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे t है, अब मान लेते हैं हमें t की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई r अपॉन v लिख सकते हैं। सर ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्यों, टाइम यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही होता है। तो डिस्टेंस हमारी ये है, यानी कि एक गोला, और ये हमारी v है, v हमारी ऑर्बिटल स्पीड कह सकते हैं, और ऑर्बिटल, हाँ ऑर्बिटल स्पीड ही होगी आपकी, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ना लिख देना बैठ करके, ठीक है, वैसे लिखा होगा बुक में शायद ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा हो, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा, हम जब इसको आई में लिखते हैं, आई में जब ई 2 पाई आर, ये वी है, वी नीचे है, ये ऊपर रहेगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, तो हमारी आई की वैल्यू आ गई, क्यों भाई आई की वैल्यू आ गई। तो हमने ये देखा कि जब ये आई की वैल्यू ऐसे से घूम रहा था, ऐसे से घूम रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि देखो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा है ना कि ये सर्कुलर लूप है, करंट जा रहा है, तो क्या बनेगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी उसकी, m इक्वल टू आई ए होगी, है ना, यही तो पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, आई ए हो जाएगा, ठीक। अब m, आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ए की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों भैया एरिया, इसका एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, बिल्कुल होता है। ये काटा, ये काटा, ये कटा, ये कटा, तो हमारा m जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया हमारा ई वी आर अपॉन 2 क्यों, हो गया ना ये। अब हमें देखो यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम भी हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम, तो बोर्स ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर में होता है, एम वी आर, उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था ये होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, n क्या है हमारा, कोई नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, तो हम यहाँ पे me लिख सकते हैं। तो m जो होगा हमारा क्या होगा, ई वी आर एम ई अपॉन 2me, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत भाई, काटेंगे तो वही आएगी वैल्यू, तो हमने ये लिख दिया। तो इसको देखो, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो M हमारा क्या हो जाएगा, E L अपॉन 2M E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L E L 2M हो जाएगा। अब ये जो L है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, भाई ये भी तो एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट के ठीक उल्टा होगी। ये दूर, मतलब उससे पॉजिटिव भागेंगे, कहेंगे हम तुमसे भैया कंपटीशन करेंगे, आओ लड़ लो हमसे, हम उधर भागेंगे तुम इधर भागो, एक दूसरे का से 36 का आंकड़ा रहता है, एक दूसरे के सामने कभी नहीं आते, ये दोनों एक दूसरे से भागते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हमारा करंट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है हमारा करंट, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर को बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमारा अंदर को बनेगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये क्या बनेगा हमारा, एल बनेगा, क्या बनेगा, एल बनेगा, समझ गए। इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नेट माइनस लगा दिया है। और अगर हम इसी चीज को यहाँ पे एल एम बाई एल लिख दें, और यहाँ पे E बाई 2me है, ये लिख दें, तो ये जो होता है हमारा जो रेशो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 C पर कूलम पर चार्ज
कूलम पर किलो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? गायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू होती है। थोड़ा अच्छे से दिखा दे रहा हूं, जो कि होती है ML = E/2me। ये होता है। तो ये हमारा गायरोमैग्नेटिक मोमेंट आ गया। लेकिन भाई L जो है कुछ और भी दिया है। मान लेते हैं कि N हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ भी हो सकता है, एक नहीं दो तीन हो सकता है। तब हम क्या करेंगे भाई? तब हम क्या करेंगे कि जो बोल्ट पोस्टुलेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा ही क्यों, पूरा नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा क्या है? MEL 2me है, तो MENH2me 2 पाई हो जाएगा। बिल्कुल MNH 4 पाई ME। इसको क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है? मैग्नेटॉन। अब देख लो भैया, ऐसे नाम रखते हैं ये लोग, क्या ही बताएं। अल्ट्रॉन, मेगाट्रॉन, देख लो मेगाट्रॉन जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब ट्रांसफॉर्मर्स के नाम रख दिए। वाह 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 वाह। देखिए ना मूवी ट्रांसफॉर्मर्स, बस समझ लो वहीं से निकल करके आए ये सब। तो ये हमारा क्या हो गया? बोर्स मैग्नेटॉन। अब इसकी जरा हम वैल्यू निकालें, कितनी होती है बोर्स मैग्नेटॉन की। तो वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो E की वैल्यू क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। एन हमारा 1 है यहाँ पे। ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻24। 24 ही होती है ना? फोर इंटू 3.14 इंटू ME 9.1 × 10⁻31। यही होती है। देख लो, ठीक, वैल्यू सही लिखा है। ठीक है, जरा हम वैल्यू निकालते हैं तो ये 34 होगी। ठीक है, जब हम वैल्यू निकालेंगे 9 आया 0.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। वो भी किसकी? एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट जो आ गई हमारी। क्या आ गई? ये आ गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये जो है हमारा, कह सकते हैं कि इसको आप अगर छापना चाहते हो तो छाप लो। मैंने समझाया है, लिखाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखाया है, समझाया है। इसके नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बना लो। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि मैं इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं खुद से लिखा हुआ मेरा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन जो लिंक बॉक्स है हमारा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप आइए और नोट्स मिल जाएगा आपको। डाउनलोड कर लीजिए, मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग आइए, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग इसको छापिए, अगर छापना है तो छाप लीजिए, नहीं छापना तो मैं कुछ 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट वगैरह की, नीट जेई वगैरह की, तो वो कह सकते हैं कि उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको छाप लीजिए। तो आइए हम लोग ये न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। A helium nucleus is moving in a circular path of radius 0.8 मीटर। तो भैया एक हीलियम कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉन या सॉरी एटम है जो कि मूव कर रहा है किसमें, एक रेडियस पे, एक मतलब एक पाथ, सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस 0.8 मीटर दिया है। इट टेक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो क्या कर दे रहा है, उसको कंप्लीट कर ले रहा है, पूरा कंप्लीट कर ले रहा है एक रेवोल्यूशन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी सेंटर पे वो क्या होगी, वो कितनी होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो हम उसका फॉर्मूला क्या होगा जरा हम लोग ये देखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट क्यू 2 टी आर, यही होगा है ना, यही होगा। सब काट पीट करके हम लोग कह सकते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बस यहाँ पे हमारा क्यू है और यहाँ पे क्यू कितना है, यहाँ पे हमारा क्यू एन कह सकते हो कि 2 है, हमारा क्यू यहाँ पे कितना है 2 है, क्योंकि 2 चार्ज है कि नहीं भाई, 2 चार्ज है। तो म्यू नॉट यहाँ पे देखो आंसर में म्यू नॉट दिया है तो हमें म्यू नॉट की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2 इंटू टी 2 सेकेंड इंटू आर हमारा कितना है 0.8, क्या है हमारा 0.8। तो कह सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा तो ये और ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 ये हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना हमारा म्यू नॉट इंटू 10 की पावर -19 टेस्ला। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, B इक्वल्स टू, कहाँ है आंसर, जी देखो कितना आसान है, बस हमें थोड़ा सा इसका ये ध्यान में रखना है, समझ गए। इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है और हमें थोड़ा सा पिछला जो हम पढ़ चुके हैं उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पूछा, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वाला, सब कुछ दिया है तो हम ये सारी वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो आप लोग उसको छापिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अभी वाला आप लोग करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक, इलेक्ट्रॉन आर m एंड l, क्या दिया है m एंड l, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है रिस्पेक्टिवली। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E/m हमारा वो कितना होगा। तो हमारा पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू EL/m, यही फॉर्मूला है कि नहीं, यही फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का। भाई मैग्नेटिक मूवमेंट और ये हमें दे रखी है m और l दे रखी है, ठीक है, बिल्कुल हम इसको एज इट इज रखे रहेंगे। तो हमारा जो l है हम इसको इधर लेकर चले आएंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, ये क्या हमारा स्पेसिफिक चार्ज है हमारा ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो m इंटू 2 हो जाएगा अपॉन इसको इधर ले आएंगे l और ये हो जाएगा E/m। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कहीं पे है ये, जी हाँ, सिंपल, बस यही करना था हमें। स्पेसिफिक बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, मास कितना है, और ये m क्या है, m क्या है आपका मैग्नेटिक मास जो है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन का मास है ना, और एक m होता है हमारा, वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, चार्ज कितना है, स्ट्रेंथ है ना, सॉरी पोल का स्ट्रेंथ कितना है, तो वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है वो चीज़ अगर आप पकड़ लोगे कि भैया ये भी दिया, ये दिया है, फिर हमें निकालना क्या है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी हो, कभी भी लगा सकते हो, एकदम नॉर्मल, मतलब कह सकते हैं एकदम आसान तरीके से बैठे बैठे निकाल लोगे। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवाइज करना है
और बोर्ड के एग्जाम में कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो आनी ही आनी है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए। समय कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए ताकि अच्छे से अच्छे आप नंबर लेके आ सको। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चंस में ही आप लोगों के बहुत सारे बेसिक्स हो जाते हैं। बेसिक्स अब आप सोच के देखो, अगर ये आप क्वेश्चन लगाएं, ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लगाएं, आपको ये और ये समझ में नहीं आया तो आप पीछे पलटे कि सर ने क्या पढ़ाया। तो जब आप देखोगे कि मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बताया, मैं एंगुलर मोमेंटम बताया, ये सारी चीज़ें जब बताया तो आपके दिमाग में और अच्छे से समझ में आएगा। आपके दिमाग में और अच्छे से कह सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, इसको छापिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स है हमारा, उसका यूज करिए, आप लोग उसमें पूछिए। और अगर हमसे रूबरू होना है, मतलब कि हमसे कह सकते हैं कि इन टच में रहना है, तो आप टेलीग्राम चैनल का ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप आइए। अगर आपको कोई समस्या होती है वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग देखते रहिए इसको अच्छे से, मन लगा करके। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, दोबारा देखो, लेकिन देखो, समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। तो थैंक यू देखने के